जय हिंद। नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम G20 के हाल ही में हुए 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस शिखर सम्मेलन में क्या क्या हुआ है जो आने वाले दिनों में भारत तथा विश्व भर के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं G20 के इस सफर को। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं ये G20 है क्या। तो देखिए G20 एक अंतर सरकारी संगठन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच माना जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। और 2007-8 से इसे राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष के स्तर तक बढ़ाया गया। इसमें 19 देश हैं और यूरोपीय यूनियन तथा भारत के प्रस्ताव पर इस बार अफ्रीकन यूनियन को भी अस्थायी सदस्य के रूप में मान्यता दी गई। जहां तक बात करें देश की तो इसमें 19 देश हैं। वो हैं भारत, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। और दो संघ हैं, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ जिसको इसी बार अस्थायी सदस्य के रूप में मान्यता दी गई। बात करें यूरोपीय यूनियन की तो यूरोपीय यूनियन में 27 देश शामिल हैं और अफ्रीकन यूनियन में अभी 55 देश शामिल हैं जो कि अफ्रीका कंटिनेंट से हैं। G20 देशों के पास दुनिया का लगभग 2/3 जनसंख्या है और वैश्विक जीडीपी में लगभग 85% हिस्सेदारी है। इस बार यानी वर्ष 2022 के लिए ये अध्यक्षता भारत के पास है और भारत की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से शुरू होकर 30 नवंबर 2023 तक चलेगी। इस वर्ष भारत ने वर्ष 2023 के G20 अध्यक्षता के लिए जो थीम या विषय चुना है वो है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है संपूर्ण विश्व एक परिवार है, पूरी पृथ्वी एक परिवार है, जिसे अंग्रेजी में वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत की अध्यक्षता में G20 2023 का थीम वसुधैव कुटुंबकम को महाउपनिषद से लिया गया है, जिसमें एक श्लोक है अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यहां से इस थीम वाक्य को लिया गया है, वसुधैव कुटुंबकम को। यह ध्येय वाक्य हमारे भारत के संसद के प्रवेश कक्ष में भी अंकित है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये 18वां शिखर सम्मेलन था और इसे 9 से 10 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में इसे आयोजित किया गया। ये दृश्य है भारत मंडपम का। G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया, जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, और उन्हें भारत के कोणार्क सूर्य मंदिर के चक्र के बारे में बताया होगा, जैसा कि इस इमेज से प्रतीत होता है। यह कोणार्क चक्र जिसमें 24 तीली है और जिसे भारत के तिरंगा झंडे में
भी अपनाया गया है, जो कि काल चक्र में समय के निरंतर प्रवाह, परिवर्तन तथा प्रगति का प्रतीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से प्रधानमंत्री मोदी की मित्रता देखते ही बनती है। आगे आप G20 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्वागत करते हुए और इसी प्रकार सभी वर्ल्ड लीडर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रिसीव किया गया। उसके बाद प्रथम सेशन वन अर्थ से पहले भारत की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करते हुए सबसे पहले सर्वसम्मति से अफ्रीकन यूनियन को अफ्रीकी संघ को G20 में अस्थायी सदस्य के रूप में जगह दी गई। जैसा कि आप न्यूज कटिंग के माध्यम से देख सकते हैं, सब जगह सुर्खियां आई है कि अफ्रीकन यूनियन अब G20 का अस्थायी सदस्य बन गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोमोरोस के राष्ट्रपति तथा अफ्रीकन यूनियन के चीफ अजाली असोमानी, अफ्रीकन यूनियन के चीफ का नाम है अजाली असोमानी, प्रधानमंत्री से गले मिलकर के उनका धन्यवाद किया और प्रधानमंत्री का यह ट्वीट भी आप देख सकते हैं। सारी सुर्खियों में भी ऐसा है। और उन्होंने लिखा कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में स्वागत करने पर उन्हें गर्व है और ये ग्लोबल साउथ के उज्जवल भविष्य के लिए एक सकारात्मक कदम है। उसके बाद प्रथम सत्र में जिसका नाम वन अर्थ रखा गया था, उसमें उनका संबोधन हुआ और फिर वहां भारत ने अपनी डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी के बारे में बहुत बातें रखी, जो कि यहाँ लिखा हुआ है और भी कई बातें कही गई। उसमें भारत ने अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में शो किया और हम भी विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात को रखें, यानी कि हमारा देश ने बहुत सारे मुद्दे पे अपनी बात को रखा। फिर दूसरे सत्र में, जिसका नाम था वन फैमिली, इसका आयोजन हुआ और इसमें भी वर्ल्ड लीडर ने अपनी अपनी बातें रखी। भारत के प्रधानमंत्री ने भी अपनी बातें रखी, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और भी बातें हैं जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ये शॉर्ट में दिया हुआ है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन पर, जिस पर सबकी निगाहें थी और ऐसा माना जा रहा था कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन भारत G20 के द्वारा एडॉप्ट नहीं करवा पाएगा। यहाँ लीडर्स डिक्लेरेशन का अर्थ है कि सभी नेता आपस में सहमत हैं कि दुनिया के वैश्विक अर्थव्यवस्था के सुचारू ढंग से चलने के लिए आगे का क्या रोड मैप हो। भारत के लिए चुनौती ये भी थी कि पिछले साल इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुए G20 के डिक्लेरेशन में वार अगेंस्ट यूक्रेन का जिक्र था और इस बार भी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के इस लीडर्स डिक्लेरेशन में ऐसा ही लिखा जाए, ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज के नेता चाहते थे। परंतु भारत ने अपने कूटनीति से सभी वैश्विक नेताओं को ये बात बताया कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच है। G20 एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच है और इस पर किसी देश की जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटीज के मुद्दे को डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भारत के इस प्रयास ने
दुनिया के नेताओं को एक सहमति प्रदान की और इस मंच का दुरुपयोग किसी के खिलाफ न हो ऐसा सुनिश्चित किया, और अंततः 37 पेज का लीडर्स डिक्लेरेशन आया। उसमें वार अगेंस्ट यूक्रेन की जगह वार इन यूक्रेन लिखा गया। जैसा कि आप ये डिक्लेरेशन में देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कंसर्निंग द वार इन यूक्रेन फॉर द प्लैनेट पीपल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इस पर विभिन्न मीडिया हाउसेस को द्वारा भी इसे अपने पक्ष में बताया गया। जैसे द हिंदू लिखता है G20 समिट क्लिंचेस न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, यानी कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का जो डिक्लेरेशन वो अपने पक्ष में हुआ, ठीक है। और पिछले साल जो वार अगेंस्ट लिखा हुआ था अगेंस्ट यूक्रेन, वो वार इन यूक्रेन में बदला, ठीक है। जैसा कि आप प्रधानमंत्री के ट्वीट से देख सकते हैं कि इसे एक ऐतिहासिक क्षण करार दिया गया और इसे G20 के द्वारा एडॉप्ट किया गया। इस बार इस पर जब मीडिया के द्वारा सवाल पूछा गया कि रूस यूक्रेन युद्ध पर यह लैंग्वेज चेंज के बारे में, तो विदेश मंत्री ने कहा कि भैया ये बाली नहीं है, ये दिल्ली है, और उस समय परिस्थितियां अलग थी और आज परिस्थितियां अलग है। फिर आज परिस्थितियां क्या है, अलग है, ऐसा विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया, विदेश मंत्री जी एस जयशंकर के द्वारा कहा गया। उसके बाद फिर 9 सितंबर की शाम को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सिंगापुर के लीडर, सभी देश के लीडर, सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, भारत के साथ साथ ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और यूएई के द्वारा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य ग्लोबल, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि बायोफ्यूल प्रकृति से ही बनती है, प्रकृति के वेस्टेज से ही बनती है और प्रकृति के मतलब कि बायोटिक कंपोनेंट से ही बनती है, जिससे CO2 का इमिशन कम से कम होता है, और ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बायोफ्यूल के उपयोग को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। भारत ने इसी क्रम में पेट्रोल में 20% की एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य वर्ष 2025 तक रखा है। अब आप प्रधानमंत्री का ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने इसे क्लीन एनर्जी और सतत विकास के लिए अहम बताया। उसके बाद आता है ऐसा इवेंट जिसे देखकर चीन को तो मिर्ची जरूर लगी होगी, और वो है भारत से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप तक इकोनॉमिक कॉरिडोर का लॉन्च होना। इसमें मुख्यतः भारत से समुद्र तथा रेल के माध्यम से सामानों को यूरोप तक पहुंचाया जाएगा। ये भारत के साथ साथ मिडिल ईस्ट तथा यूरोप के लिए भी अच्छा होगा। उसके बाद तस्वीर आई उस समय की जिस पर अमेरिका और सबकी नजर थी, जिसमें सऊदी अरब और अमेरिका के राष्ट्रपति, सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को हाथ मिलवाते हुए मोदी जी को देखा गया। जो अमेरिका और सऊदी अरब की रिश्तों की तलखी बनी हुई थी, मानो वो मोदी जी ने कम कर दिया, या भारत की अध्यक्षता में वो कम हो गया।
ऐसा आप सुर्खियों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि स्टाम्प ऑन न्यू ट्रेड कॉरिडोर टू काउंटर चाइनाज BRI। ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक काउंटर के रूप में देखा जा रहा है। इस पर चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी इसे एक हिस्टोरिक बताया, ऐतिहासिक बताया और लिखा कि ये चीन को रोकने का प्रयास है, चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर के मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को रोकने या काउंटर करने का एक प्रयास है, महज एक प्रयास है। आपको बता दें कि भारत मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर मुंबई से शुरू होकर के समुद्र के रास्ते दुबई और दुबई से रेल के रास्ते इजराइल के हाइफा पोर्ट तक प्रस्तावित है। आपको बता दें कि हाइफा पोर्ट का काम भी हमारे अडानी भैया देखते हैं और हाइफा पोर्ट से भूमध्य सागर होते हुए ये जो ग्रीस देश है उसके रास्ते ये यूरोप में जाएगी, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक ऑफिशियली मैप नहीं है, बस ये खबरों में चल रहा है। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रि को डिनर पर भी सभी का स्वागत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। स्वागत करते हुए सबकी नजर बैकग्राउंड में बने नालंदा विश्वविद्यालय के इमेज पर गई, जिसके बारे में स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने कई नेताओं को उनके बारे में अपने समकक्षों को बताया, जो कि भारत के लिए गर्व की बात है। इसी बीच एक और मोमेंट भी आया जिसे आप देख सकते हैं। यह है ऑस्ट्रेलियन पीएम की पत्नी जोडी हाइडोन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ज्यादा देर नहीं देखिए, ठीक है। अब समय आता है 10 सितंबर, जिस दिन सभी नेताओं के द्वारा राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी जाती है और फिर 10:30 बजे दिन में शुरू होता है तीसरा और अंतिम सत्र। सुबह में सबके द्वारा राजघाट पहुंच करके श्रद्धांजलि दी जाती है, सभी एक वाल पे साइन करते हैं, सब वहां पहुंच के अपने अपने श्रद्धांजलि राजघाट पे पहुंच के श्रद्धांजलि देते हैं सभी नेता। और 10:30 बजे शुरू होता है तीसरा सत्र, जिसका नाम है, जो कि अंतिम सत्र था और जिसका थीम था वन फ्यूचर, ठीक है, रखा गया था जिसका नाम। इसमें भी सभी वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा अपनी अपनी बातें रखी गई और अंत में भारत ने अगले G20 प्रेसिडेंट के रूप में ब्राजील को गैवेल सौंप दिया, जैसा कि आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैवेल सौंप रहे हैं लूला डी सिल्वा, जो कि इजराइल के राष्ट्रपति हैं, उनको कि अब हमारी प्रेसिडेंसी नवंबर तक खत्म हो जाएगी, नवंबर के बाद G20 के प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे ब्राजील के प्रेसिडेंट। इसको आप न्यूज कटिंग के माध्यम से भी देख सकते हैं। पीएम मोदी क्लोजेस G20, हैंड्स ओवर वन अर्थ वन फैमिली बैटन टू ब्राजील। ब्राजील को प्रेसिडेंसी सौंप दी गई, उनकी प्रेसिडेंसी की शुरुआत 1 दिसंबर से हो जाएगी। ये थी G20 की पूरी जानकारी। अब इस आयोजन पर आते ही, इस आयोजन के खत्म होते हुए दुनिया की प्रतिक्रिया आई, जिसमें अमेरिका रूस सहित G20 के सभी सदस्य भारत की अध्यक्षता को एक शानदार और जबरदस्त सफलता बताती है। और G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने भी ये जो डिक्लेरेशन अडॉप्ट हुआ उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करार दिया, ठीक है। ये जो लिखा है ये है प्रधानमंत्री के क्लोजिंग रिमार्क्स, जिसमें उन्होंने सभी को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से
बहुत बहुत धन्यवाद दिया और एक वर्चुअल समिट जो कि नवंबर के अंत में इसका आयोजन किया जाएगा, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव भी रखा। अब अगर शॉर्ट में इस समिट के आउटकम को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इसके फर्स्ट आउटकम में अफ्रीका, जो कि अफ्रीकन यूनियन, उसको G20 के परमानेंट मेंबर के रूप में ज्वाइन किया गया। ये इसका महत्वपूर्ण आउटकम हो सकता है, हुआ है। दूसरा, न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को भी अडॉप्ट किया गया सर्वसम्मति से। ये इसका दूसरा सफल आयोजन का एक जो है सो महत्वपूर्ण कदम है भारत की अध्यक्षता का। तीसरा यह है कि G20 के चेयर के रूप में इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, USA कॉरिडोर जो बनाया गया, जो लॉन्च हुआ, जो बनाया जाएगा भविष्य में, ये भी इसका मुख्य आउटकम के रूप में देखा जा सकता है। और चौथी बात, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जिसकी लॉन्चिंग भारत की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें बायोफ्यूल का यूज करना, मैक्सिमम यूज करना और पेट्रोल, डीजल ऐसे जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इस पे डिपेंडेंसी कम करना और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की बात की गई है। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें। उसके बाद प्रधानमंत्री के द्वारा सभी नेताओं के साथ बायलैटरल मीटिंग की गई, बहुत सारी बातें पे चर्चा हुई। आज के दिन भी सऊदी अरब के साथ क्राउन प्रिंस का स्टेट विजिट था भारत में। इसके बारे में आगे बात करेंगे किसी नए वीडियो में। ठीक है, तो हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में। यही था G20 समिट 2023 का संक्षिप्त विवरण। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, आप क्या सोचते हैं G20 के अध्यक्षता के बारे में, या भारत की G20 प्रेसिडेंसी के बारे में? कैसा रहा G20 का आयोजन? आप अपने विचार कमेंट में लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।